अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हम आज भी वो अदालती ढांचा और निजाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो 75 बरस पहले अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे, जो अपनी जात के अलावा किसी के सामने जवाबदेह होने से इनकार करता है और अपने मफादात से टकराव के उसूल को नहीं मानता। ये वही इदारा है जो कानूनी तशरीहात अपनी मर्जी से करता है, जिसके बायस आज तक मुल्क पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हुई। यहाँ सवाल ये भी है कि हमें इनको दी गई आज़ादी और इख्तियारात जो कि काबिल एहतसाब नहीं है उनको जारी रखना चाहिए, जिसके बायस अब इदारे में धड़ेबंदी उरूज पर है और अदलिया जैसे इदारे में तकसीम इस कदर है कि हालात से फ़ायदा उठाने वाले और अदलिया पर मजीद दकब लगाने वाले इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक खबर सामने आई कि दो आला अदालती शख्सियात के माबैन लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा उस वक्त हुआ जब वो जुडिशल कॉलोनी में वॉक कर रहे थे। नौबत यहां तक आन पहुंची कि दो ब्रदर जजेस एक दूसरे के सामने आन खड़े हुए और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया, जिसके बाद आज अदालत को यह खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देकर इसकी तरदीद जारी करना पड़ी। बताया गया कि पार्क में चहलकदमी के दौरान कोई मारकुटाई और झगड़ा नहीं हुआ और इस मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये वो हालात हैं जिन्हें देखकर यकीनन अवाम तकलीफ में है। अदालतों ने कल भी पार्लियामान के इख्तियारात पर नकब लगाने की कोशिश की और फिर प्रोसेस बिल को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया और आज भी उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक केस से अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेगा। वजारत खजाना हुकाम ने इन चैम्बर समात में मौक़िफ़ दिया कि हमारे ऊपर कर्जा जात है। स्टेट बैंक हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 21 अरब रुपए की रकम खजाने में मौजूद है जो हुकूमत की मंजूरी से ही जारी किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जिस पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जजेस ने फंड जारी न करने पर इज़हार बरहमी करते हुए वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अदालत में पेश होने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए तलब किया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे थे और इस मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि पार्लियामान ने हुकूमत को फंड से रोक दिया है। अब वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असम्बली की अप्रूवल से, ठीक है। तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए होती है और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर, जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। इन चैम्बर समात का अब तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। इसके स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं और हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से जायद के फंड्स मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हुक्म दिया है जो इसके दायरे इख्तियार में नहीं है। स्टेट बैंक को कुछ अरसा कबल ही IMF की शराइत के तहत आज़ाद डिक्लेयर किया गया, जो कि किसी भी हुकूमती डिक्टेशन के लिए लेने का पाबंद भी नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने IMF की शराइत जाने बगैर ही स्टेट बैंक को पैसे रिलीज करने का हुक्म दिया है, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व्स पर यकीनन फर्क पड़ेगा और इस पर IMF सख्त सवालात भी उठा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब शायद हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आन खड़ी हुई है, क्योंकि आज मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत करेगी तो हम पर भी हुक्म मानने की पाबंदी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहे। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये है कि अपने दायरे में रहें, सारे दूसरे के दायरे में ना आए। सर, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा नहीं हो जाएगा? अगर हम अपने डोमेन में रहेंगे और दूसरे के डोमेन में नहीं जाएंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी भी आज सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर खूब गर्जे बरसे। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाकर। देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी अपना दिफा ना कर सके उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे निज़ाम की खराबियां हैं कि आज जो अदालत का निज़ाम है वो हर बात को सुबह मोटो नोटिस लेता है। शादी घरों पर भी सुबह मोटो नोटिस लिया गया, लेकिन जो इन अदालतों में हो रहा है इसका कोई सुबह मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता। आप यहाँ जाए जरा देखें कितने लोग कितने सालों से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पार्लियामान का इजलास तलब किया
जराये के मुताबिक इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ समेत तमाम अहम रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली के आज तलब किए गए हंगामी इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा कौमी असम्बली में जो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1908 में मजीद तरमीम का बिल है वो भी मंजूर किया गया है। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी कुछ वक्त पहले ही इख्तिताम पजीर हुआ है और इस इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लिमान, सूबाई वज़रा आला और IGs भी शरीक हुए। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान असम्बली और वफाकी वज़रा ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जबकि अस्करी हुक्काम की जानिब से शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद दी और कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। जब तमाम शुरका गुफ्तगू कर चुके तो आर्मी चीफ ने कहा हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस से आगे बढ़ना होगा और हमारे पाकिस्तान की बात करना होगी। अब आज हंगामा खेज दिन रहा है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत थी, पार्लियामान का हंगामी इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। इस अहम डेवलपमेंट बात करेंगे। इस वक्त सीनियर रैंकर पर्सन तजिया बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सरा बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस बराह रास्त स्टेट बैंक को जारी की गई हैं, अब यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जिस आइन की गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, क्या उस आइन को बचा पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि एज वी स्पीक वो इंटरव्यू दे रहे हैं एक निजी चैनल को, और उस पर उन्होंने जो फरमाया है मेरा ख्याल है वही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम जो है वो अदालती अहकामात और आइन को समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सियासत को नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है एक बात में इस चीज़ का निचोड़ आपके सामने आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो सियासत है उसको नहीं समझा जा रहा। आइन और कानून की समझ सबको है, और जहाँ पे सियासी मामलात नहीं होने चाहिए, जहाँ सियासी फ़ैसले नहीं होने चाहिए, वहाँ सियासत हो रही है और नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, जब आपके किसी फ़ैसले में भी अबहाम पैदा हो जाए, आपके अपने जजेस साहिबान के दरमियान, देखिए ना, उसको डिफाई तो जब पार्लियामेंट कर रही है वो तो बाद में कर रही है, पहले तो आपके अपने जज साहिबान डिफाई कर रहे हैं। आपके 7 मेंबर बेंच में 4 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि ये नहीं बनता था सुओ मोटो। अब वो 90 दिन के इलेक्शंस के मामले पर क्या कह रहे हैं? आपने उनकी सुनी कहाँ कि आगे जाके कोई बात होती है? जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात होती है उसमें ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप लाइक माइंडेड की जगह अनलाइक माइंडेड लोगों को भी उसका हिस्सा बनाते हैं, ताकि बात दोनों तरफ से वाजे हो जाए। उसका जो फैसला होता है उस पर सरखम करना चाहिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि यहाँ फैसले में ही अबहाम है, यहाँ बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उन पर भी अबहाम है। अब आप माफ़ी भी ले लीजिए तारड़ साहब की, उस पर भी उन्होंने कह दिया जी वो जज साहिबान जो आज माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो तो सुपरसीड करके आए हैं, सीनियरिटी वाले जो जज साहिबान थे उनका हक मारा है उन्होंने। ये तनाज़ा बार काउंसिल्स भी उठा चुकी हैं। तो जब एक कॉन्ट्रोवर्सी वैसे ही इन द मेकिंग हो, इनको तो सिर्फ कवर दिया है, जो ये फैसला आया है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि 90 दिन का इलेक्शन, अब दे आर प्लेइंग विद द सिचुएशन एंड इट्स वेरी क्लियर दैट उनके तो ये वर्क करता है कि ये मर्की वाटर्स में ही रहे ये फैसला। इंतहाई गुजलक मामला है। मैं ये किस तरह से सिमटेगा, इसको कैसे समेटा जाएगा और कौन समेटेगा, यकीनन ये जवाब तलब है। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, और मैं अब तो इसको रूमर कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब इसका डिनाइल भी सामने आ गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 जो आला अदालती शख्सियात हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार कुटाई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को डिनाइल देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये मन घड़त खबर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मबैन कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारकुटाई नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? मतलब ये तनाज़ात से, सियासी आईनी बहरान से बढ़कर अब ये कोई जाती जंग और दुश्मनी बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए, जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो दुश्मनियाँ भी ज़ाती होंगी, और जब आप ज़ाती हमलों को सियासी तौर पर उनको बैक करेंगे तो मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। और मैं नहीं समझती कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक दूसरे के ऊपर डंडे उठा सकते हैं। मैं नहीं समझ सकती कि कोई और हाथापाई हो सकती है। मैं नहीं समझती कि बहुत ही हमारे जज साहिबान मोहतरम है सारे के सारे, उनका जो भी व्यू हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है, इसकी तस्दीक मैं भी कर सकती हूँ। चैम्बर्स में ज़रूर आवाज़ें बाहर आई हैं। 4 जज साहिबान जो थे, जस्टिस काजी फायज़ समेत 3 और चैम्बर्स में मौजूद थे, वो जरूर मतलब मेरा ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट हुई है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन एक दूसरे को मारना ये सब कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से हमें भी गुरेज करना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर होगी। अपने दलाइल हर कोई देते हुए आवाज़ भी बढ़ती है, कभी पैशनेटली कोई बात भी हो जाती है, कभी किसी को बुरी भी लगती होगी। लेकिन देखें ना, आप ये तो नहीं कह सकते जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से नहीं हो रहा है सब कुछ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा पसंद नहीं है तो इमरान खान साहब का वकील जो
है वो कह सकता है कि हम ये जज साहिबान के आगे अपना केस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको ये हक हासिल नहीं है। लेकिन अब फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल भी जरूरी है, वो है नहीं, तो फिर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का नजर आएंगे। देखिए ये कानूनी मामला अब नहीं रहा, अब ये सियासी मामला हो गया है। अब एक इदारा अगर टू स्पीक अगर वो पीटीआई के हामी है या कम से कम वो फैसिलिटेट करना चाहता है इमरान खान साहब की, और ये जाहिर है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ऐसी क्या चीज है कि तमाम इदारे तमाम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पहले तैयार रहे, अब एक इदारा उनको फिर सपोर्ट कर रहा है। और अब जो है आपको पता है कि मेरा तो ये ख्याल है, परसेप्शन तो यही है कि कम से कम फौज हमारा जो इदारा है वो तो इनके पीछे नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी सपोर्ट दे दी। और बड़ी ईमानी खेज बात है जब उन्होंने कह दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वही फैसले करेंगे आइन के। और मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां पे डिवाइड है और कहां पे डिवाइड सामने आएगी एंड हु हैज द हायर से। देखिए, अवामी नुमाइंदे फैसले ज़रूर करेंगे, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आपको पता है कि अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है, जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं। अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है कि जो रियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है अदलिया है, और वहाँ पर इतनी हट धर्मी है कि बावजूद इसके कि फुल कोर्ट का मुतालबा हर तरफ से आ रहा था, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये जब तक कम नहीं होगी या कोई अना का परचम नहीं गिराएगा तब तक कैसे बैठ सकेंगे? देखिए, अना और हट धर्मी तो तब भी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। उस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन में थी, वो वहाँ पर मौजूद होते थे। उन्होंने हुकूमत के काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। ये बात तो तय है कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बैठे, बिल भी अगर सुपरसीड करके भी बिल मंजूर किए गए उनको, तो फिर उन्होंने वो उसका भी साथ दिया। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से बाजवा साहब को एक्सटेंशन का भी कानून पास हुआ। ये तमाम तर चीज़ें इसी जगह हुई हैं, तो हट धर्मी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मसलिहत सामने आ जाती है। मसलिहत अब क्या है? अब आप देखिए ना, कहां से शुरू करें हम इस प्रॉब्लम को? वहां से शुरू करें जब जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ कोई उनका लग गया, कोई मसला हो गया, तो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, निके का अब्बा मामला खत्म हो गया। आपकी जो उस वक्त मौजूदा अपोजिशन थी, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है उस वक्त की अपोजिशन, वो बाजवा साहब का नाम भूल गई। फिर जनरल फैज के ऊपर नजला गिरा। फिर जनरल बाजवा ने बैठ के कन्फेशन किया, जी कन्फेशन ऑफ अ फॉर्मर जनरल, के मैं इनको लेकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मान रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती, उस पर वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उसके बाद एक दो छोड़िए, आपको कितने जनरल्स कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने जजेस की तैनाती में भी अपना रोल अदा किया है, हमने हर जगह को मजबूत किया है इमरान खान साहब के लिए। उस पर कोई सुओ मोटो नहीं होता। तो इस मुल्क में आइन क्या सिर्फ इस हुकूमत को 90 दिन के इलेक्शन कराने में ही आइन का किरदार है, या आइन का किरदार कहीं और भी आएगा सामने? तो ये जो मामला है हट धर्मी का नहीं है, ये मामला उस हट धर्मी से आइन की खिलाफ वर्जी का है जो इस मुल्क में हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। उसके बाद ये आए, ये इन्होंने एक तौर पर आईनी इकदाम उठाया, वो भी गैर आईनी था, हमें पता है कि उसमें सपोर्ट था वो आईनी कवर। लेकिन यहां पे जब आप गैर कानूनी गैर आईनी फैसले करेंगे और वो आप फिर कहेंगे कि उनको आईनी कवर मिल जाए, वो नहीं हो सकता। तो आइन को बचाना है तो इसकी पहले सुधार के लिए देखिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं इन जज साहिबान के फैसले को कैसे कबूल कर लूं जब मुझे पता है उनको कौन लाया है, और जब उनका मेरिट क्वेश्चनेबल हो जाए, जब उनके अपने तजादात सामने आने लगे, तो मैं कैसे मान लूं? तो हुकूमत के पास तो ये कवर है ना। देखिए, ऑपरेटिव डिसीजंस तो अदालतें दे रही हैं और ऑब्वियसली वो डिसीजंस ही प्रिवेल करते हैं। हुकूमत बेशक ये कहती रहे कि नहीं वो 4-3 का मसला था, सो मोटो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी, सो मोटो ले लिया, ये बेंच हमें कबूल नहीं है, ये अपनी पसंद का बेंच कंपोज किया हुआ है। हुकूमत जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अदालतें तो फैसले सादिर कर रही हैं। और आज भी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि 17 को आप फंड्स रिलीज करें, 18 को हमें रिपोर्ट सबमिट कराए, और स्टेट बैंक कह रहा है हम सोमवार तक 21 अरब फराम कर देंगे। तो आप क्या देख रही हैं फिर? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट बैंक को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन कर रहा है। देखें, अभी जो है ना आइन को बचाने वाले इस कदर तादाद में ज्यादा आ गए हैं, और मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैंपियन बन गए हैं आइन को बचाने के लिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उसके बाद कुछ ना चला इस मुल्क में। ना मईशत चली, ना फैसले चले, ना आइन चला, ना हुक्मरानी चली, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना अदालतें चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने तो हर जगह ब्लॉक कर दी है। अब आप कहते हैं इनके साथ
मुज़ाकरात हों। आप देखिए अब केसेस की नौइयत देखिए। इद्दत में निकाह किया, क्यों किया इद्दत में निकाह? मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं जी वो क्योंकि उनको एक तारीख पर अगर वो ना करते वो निकाह और वो तारीख गुजर जाती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब बेसिस तो देखिए इस मुल्क में किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस मुल्क में आपने कहां ले गए हैं सियासत को, कहां ले गए हैं मामलात को, कहां ले गए हैं पर्सनल अना को, कहां ले गए हैं आप जाती अनाद को। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप यकीन कर सकते हैं कि हम ये बात पहले करते थे, चुप चुपा के करते थे, अब इतनी ओपनली ये गुफ्तगू हो रही है। एक आदमी की डॉटर की क्वेश्चनेबल हो गई है। इस मुल्क में बुनियादी तौर पर अगर इतना बड़ा गैर मामूली काम किया जाए तो इट विल टेक इट्स टाइम कि कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करे, हुक्मरानी आए, मईशत बचे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो हर चीज को दांव पर लगा दिया गया है और अब कहते हैं जी हर चीज सही हो जाए। कैसे हो जाए सही? और उस आदमी के लिए हो जाए जिसने कभी आइन के ऊपर नहीं चला, जिसने कभी पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा, जिसने कभी अवाम का नहीं सोचा, जो आज भी अवाम का नहीं सोच रहा। वो चाहता है मैं 2/3 अक्सरियत से आ जाऊं, पॉपुलैरिटी हो, लेकिन मैं कोई परफॉर्मेंस ना दूं। 4.25 साल की अंडर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको हम भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आइन को लेके बैठ जाते हैं इस 90 दिन के इलेक्शंस को, उसके बाद इस मुल्क में जो होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इस मुल्क में इससे बदतर हो चुका है। वो उस वक्त सामने नहीं हुआ, बंद दरवाजों के पीछे हुआ, उसके इफेक्ट्स जरा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आए। ये फैसला जो हो रहा है ये गैर आईनी है और इसको नहीं कोई मानेगा और ये मुल्क इमरजेंसी की तरफ भी जा सकता है। इस मुल्क में जो पावर है वो पावर वही है जहां नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे लाख कहिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरा सवाल फिर वही है ना कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो किए, ये हुकूमत कहती रही कि हम नहीं मानेंगे। वो चौधरी परवेज लाई वाला फैसला हो जिसके अंदर फिर आर्टिकल 63 आपने कहा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आर्टिकल 63 की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। उसके बाद डोगर केस में से 100 मोटो निकाल लिया, 9 रुकनी बेंच बना दिया, फिर एंड पे 3 रुकनी बेंच ने डिसीजन भी दे दिया। उस ऑपरेटिव डिसीजन को आपने कहा कि नहीं मानेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन मानना पड़ता है और मान रहे हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुकूमत करारदादे मंजूर कराती रहेगी पार्लियामान से, इससे आगे भी बढ़ेगी, मतलब एक्ट भी करेगी रादर देन रिएक्टिंग। देखिए फैसले के खिलाफ अगर 63A की जब तशरीह हुई थी और जब चीफ मिनिस्टर वापस बहाल कर दिया गया था परवेज इलाही साहब को, वो गलत हुआ था। ये बात आज हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, उस वक्त भी मानते थे कि गुनाह किया नहीं तो उसकी सजा कैसे हो सकती है। ये वही वाली बात है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब बेटे से पैसे ले सकते थे और क्योंकि उन्होंने नहीं लिए तो फिर उनको नायल कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि प्लीज इस बात को समझिए कि जब आईनी काम नहीं हो रहे तो उसकी अनडूइंग जो है वो आईनी नहीं होगी। ठीक है, ये आइन और कानून के मुताबिक चल के इमरान खान साहब को डिफीट नहीं किया जा सकता, ये बात सबको पता है। आइन और कानून बाला ताक भी नहीं रखा जा सकता, ये भी सबको पता है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। 63A के ऊपर आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, आपने किया। आज तक इरफान कादिर साहब का रिव्यू की पिटीशन की समाअत हुई, मामला चलते रहे। जब जब इनको लगा कि ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, फिर मामला यहां तक आ गया है कि अब वो असेंबली टूट गई है। अब उनको याद आ रहा है कि हमारे तो 55% वोट जो है पंजाब में है और अगर कल को अलग इलेक्शन होते हैं पंजाब में उसके बाद हमारे होते हैं। और इस पूरी जगह पे वेरस खैबर पख्तूनख्वा को कोई अलग आइन है। उनका तो आप दरख्वास्त भी दायर करते हैं तो उसमें तो आप रजिस्ट्रार की फीस डालना भूल जाते हैं। 250 रुपए आपके पास है नहीं। आप लोग अपनी दिमाग की तमाम जो एक्चुअल लीगल माइंड्स है वो इमरान खान साहब ने कैप्चर किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई आवाज नहीं उठती, क्यों? वहां इलेक्शन नहीं कराने। सिर्फ पंजाब का ये जो दंगल है ना, ये भी गैर आईनी है, ये भी गैर कानूनी, और इस पे माजरत के साथ किसी की नजर नहीं जा रही। तो फिर मैं कैसे मानूं कि कानून एक है और मैं कैसे मानूं कि कानून अंधा है जब इस तरह की लॉपसाइडेड डिसीजंस आएंगी? मैं कैसे मान लूं कि इमरान खान साहब का कोई केस टिक नहीं करता? मैं कैसे मान लूं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं वो गिरफ्तार नहीं होते? मैं कैसे मान लूं कि उनको हर चीज में जमानत मिल जाती है? मतलब मैं कैसे मानूं भाई, कैसे मानूं? कौन से कानून को मानूं, कौन से आइन को मानूं? क्या है व्हाट इज गलत और सही इस मुल्क में कैसे तय होगा? लास्टली सलाम साहबा, वो $1 बिलियन क्वेश्चन जो एक कॉमनर का है वो ये जानना चाहता है कि अब होगा क्या। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कह दिया आप पैसे दें और स्टेट बैंक ने भी कह दिया सोमवार तक पैसे मिल जाएंगे, हमारे पास 1 खरब और इतने अरब रुपए पड़े हुए हैं हुकूमत के। स्टेट बैंक इशू कर देता है क्या पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा? देखिए अब यही कसर रह गई है आफ्टर टुडेज डिसीजन के जी स्टेट बैंक को कहा गया है कि आप पैसे दें। ये तो अब यही रह गया है कि इमरान खान साहब कहेंगे हमें शौकत खानम के फंड्स लगा देता हूं, फिर जज साहिबान कहेंगे हमारी तनख्वाहें ले लो और उसके बाद इलेक्शंस करवा लें, फिर वही उसको करवा भी लें और जतवा भी दें इमरान खान साहब को। इस मुल्क में या तो वो फैसला होगा या फिर ये होगा कि ये लोग हार मान के इलेक्शंस करवा दें, या तो जहां हम बिल्ड कर रहे हैं हम 5-6 महीने इस चीज को और मजीद बढ़ाएंगे, मजीद अपने आप को इनसिक्योर करेंगे, मजीद अदम एतमाद आएगा, मजीद
खैर इस्तेहकाम आएगा, मतलब अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत नहीं चलेगी, 5-6 महीने बाद हम इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि करवाने तो पड़ेंगे, 5-6 नहीं कराएंगे, 7-8 महीने बाद करा देंगे, इवेंचुअली जनरल इलेक्शंस होंगे। अब आप तब तक देखिए कितना टाइम लेता है, कौन कितना टाइम लेता है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सना बूचा साहब, आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बूचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। जो सियासी माहौल है, आईनी माहौल है, इंतहाई गुंजलक है, लेकिन इसी सिचुएशन के अंदर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, आज वजीर ख़जाना इसने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स की हैं, जिसमें चीन के कमर्शियल बैंक से आने वाली कुछ रकम के बारे में कहा है, और फिर यूएई की तरफ से जो कमिटमेंट्स आ रही हैं, और सऊदी अरेबिया जो $2 अरब की कमिटमेंट दे रहा है, क्या इसके बाद IMF मान जाएगा, और क्या जो डिफॉल्ट का खतरा है अब वो टल जाएगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हालिया चंद महीने से सर्वेस का एक तूफान आया हुआ है। हर कोई इन्हीं सर्वेस से अपनी पसंद के पॉइंट्स निकालता है और सोशल मीडिया पर इसको डालकर भागने डालने लगता है। मुल्क में इस वक्त कौन ज्यादा पॉपुलर है, इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं, इन तमाम मामलात से कतई नजर एक मसला जिसका जिक्र हर सर्वे में होता है, वो बदकिस्मती से इस पर बहुत कम बात होती है, और वो है महंगाई और पाकिस्तान की तेजी से जवाल पजीर होती मईशत। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF प्रोग्राम के लिए हमें दुनिया भर की खाक छानना पड़ रही है। इसकी वजह IMF की ये अजीबोगरीब शर्त है कि पहले पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से $6 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी लेनी पड़ेगी, फिर IMF हमें $1.5 अरब का कर्जा देगा। IMF इस तरह की अजीबोगरीब शराइत क्यों आयद कर रहा है? क्या ये हमारे लिए कोई ट्रैप है या बेहतरी का कोई रास्ता है? इसको समझने के लिए हमें खित्ते में होने वाली बड़ी तब्दीलियों को समझना पड़ेगा। चीन की सालिसी में सऊदीया और ईरान के सफारती ताल्लुकात की बहाली न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी सियासत में भी अहम तब्दीली है। जबकि सऊदी हुकूमत का शामी सदर बशारुल असद को अरब लीग के इजलास में शिरकत की दावत का फैसला बिलाशुबा मशरिक़ वस्ता और आलमी सियासत में एक अहम संगे मील साबित होगा। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, जबकि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में जारी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को ख़त्म करने जा रहा है, जबकि खित्ते में मौजूद बाकी ममालिक सऊदी अरब की इस बात पर लब्बैक कह रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि कुछ अरसे तक हम इस खित्ते में पायदार अमन देख सकेंगे। कई दहाइयों तक अमेरिका सऊदी अरब की सिक्योरिटी का ज़ामिन था। हाल ही में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उस वक्त दरारें सामने आई जब वाशिंगटन सऊदी अरब को तेल की सप्लाई बढ़ाने और तेल की कीमतों पर आमादा करने में नाकाम रहा। अमरीकी दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने ओपेक ममालिक की शराकत से तेल की पैदावार के जरिए तेल की कीमतों पर कंट्रोल बारे बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया है। सऊदी इक़दामात वाज़े करते हैं कि सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल की पैदावार से आज़ाद करके अपने ऑप्शंस बढ़ाना चाहता है, जबकि सिक्योरिटी और दीगर मामलात में भी अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करना चाहता है। समाजी तौर पर सऊदी अरब का माशरा अब तरक्की पसंद और लिबरलिज्म की जानिब बढ़ रहा है। सऊदी अरब का विजन 2030 ममलिकत को एक ऐसा मरकज़ बनाना चाहता है जो न सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा, बल्कि माशी और सियासी हवाले से खित्ते में सऊदीया की अहमियत यूरोप से ज़्यादा होगी। मशरिक़ वस्ता में खित्ते के 2 बड़े मुखालिफिन को खामोश सिफारतकारी के जरिए एक टेबल पर ला बिठाना आलमी सियासत में चीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन ने ईरान और सऊदीया डील से न सिर्फ आलमी सियासत में अपनी सिफारतकारी की अहमियत को मनवाया है, बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासत और मईशत में अमेरिका की जगह अहम पोजीशन हासिल कर ली है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का सियासत और सफारतकारी की बजाय ताकत के इस्तेमाल पर इन्हिसार से खित्ते में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और आलमी हालात के पेश नज़र सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदीया के सफारती ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया है, और मशरिक़ वस्ता की सियासत में बढ़ते हुए चीनी किरदार से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इन तीनों रियासतों के बिल्कुल बीच में यानी जो इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो इन तीनों के बीच में एक तरफ सऊदीया का विजन 2030 है, ईरानी तेल है, तो दूसरी जानिब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। यानी हमारे पास ऑप्शंस कम होने की बजाय ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को मुल्क में जारी अंदरूनी सियासी बहरान और माशी मसाइल पर काबू पाना होगा। अगर पाकिस्तान ने सियासी बहरान पर काबू पाकर फौरी बड़े सिफारती फैसले न लिए तो अंदेशा है कि कहीं मशरिक़ वस्ता और दुनिया में होने वाली सियासी तब्दीलियां हमारे गले ही न पड़ जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो नवाज शरीफ की सऊदी आमद है। नवाज शरीफ जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारते हैं, अब 6 साल बाद अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से जद्दा में मुलाकात करेंगे, जो ईद से पहले मुतवक्के है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस सऊदी अरब रवानगी मुलतवी कर दी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में रियाज़ और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थे। इमरान खान के ईरान और सऊदी अरब में मुसालहत कराने के हवाले से बयानात और बाद में मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामी ब्लॉक बनाने की मुबैना कोशिश ने सऊदी हुक्मरानों को सख्त नाराज़ कर दिया था। जबकि शरीफ फैमिली और सऊदी अरब के शाही हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं और ये ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुश्तमिल है।
जनरल मुशर्रफ के दौर में शरीफ खानदान को पनाह वहां मिली और 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ ये ताल्लुकात गामजन दिखाई दी और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए माली मदद की है और अब भी इसी तरह की तवक्को की जा रही है। मौजूदा हुकूमत इस वक्त सऊदी अरब से IMF के लिए गारंटी चाह रही है, इसलिए नवाज शरीफ की सऊदी आमद को बहुत अहम समझा जा रहा है। नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उनके दौरे हुकूमत में CPEC पाकिस्तान आया और इस पर काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आई। बदकिस्मती से इन्हीं दोनों ममालिक को खान साहब ने अपनी हुकूमत में आने के बाद नाराज किया। तब वो अमेरिका को खुश कर रहे थे, लेकिन जाते जाते वो अमेरिका और यूरोप को भी नाराज कर गए और पाकिस्तान बदतरीन सियासी तन्हाई का शिकार हुआ। आज 1 साल होने के बावजूद हम वही बोया हुआ काट रहे हैं। आज भी जब हम एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं, मगर हमारे मसले इतने शदीद हैं कि हम एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है, तो कोई भी दूसरा मुल्क हम पर कैसे एतबार करेगा। ये वो वक्त है जब पूरी कौम को एक जगह खड़ा होना है और मुस्तकबिल के बारे में फैसले करने हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि पिछला 1949 में लियाकत अली खान के अमरीकी कैंप में जाने का किया था और आज 75 साल बाद हमें समझ में आया कि ये फैसला गलत था। अब हमारी नस्लें अगले 75 साल का इंतजार तो नहीं कर सकेंगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हो रही है वो इसहाक डार साहब की तरफ से आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर दिए हुए पैगामात भी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि UAE की तरफ से $1 अरब की कमिटमेंट आ रही है, सऊदी अरब से $2 अरब की कमिटमेंट आ रही है और चीनी कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आपसे पहले $700 मिलियन आ गए हैं। अब जो लास्ट ट्रांच है $500 मिलियन की वो भी आ जाएगी। तो लग ये रहा है कि अगर ये वाकई मैच्योर होता है और IMF की तरफ से जो $1.2 बिलियन की जो ट्रांच है जो इन्हीं जो फ्रेंडली कंट्रीज से आने वाली इमदाद के साथ मशरूत है, अगर वो भी आ जाती है तो मुल्क से डिफ़ॉल्ट का खतरा यकीनन टल जाएगा। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो डिजिटल स्कैंडल, डिजिटल फ्रॉड है वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुजरावाला में डिजिटल ऐप के जरिए शहरियों से एक बड़े फ्रॉड का केस सामने आया है। ये फ्रॉड 10-20 लोगों के साथ नहीं बल्कि हजारों लोगों से किया गया और इसके मुतासरीन वस्ती पंजाब में हर जगह मिलते हैं, जिस पर अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया और जिसका कहना है कि 75 गैर कानूनी मोबाइल ऐप्स में से 40 मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया और बाकी मोबाइल ऐप्स को 31 मई तक गूगल प्ले स्टोर से खत्म कर दिया जाएगा। इस फ्रॉड में जो गुजरावाला में 3 किरदारों ने, जिनमें वकार, जहाजेब और अली जट नामी अफराद शामिल थे, उन लोगों ने लोगों से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड करने के बाद मार्केट से रफू चक्कर होना मुनासिब समझा है। उनके मुतासरीन में दुकानदार भी हैं और सरकारी मुलाजमीन भी, हत्ता कि कई पुलिस एहलकारों ने भी इस फ्रॉड का निशाना बनने का इंकशाफ किया। ताम सरकारी नौकरी में इंक्वायरी के डर से वो अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करते। इस फ्रॉड का जरिया बनने वाली IDA नामी ऐप 1 साल पहले मुतारिफ कराई गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह सरमायाकारी के लिए बनाई गई ऐप है। इस ऐप पर सरमायाकारी की 7 स्कीमें या दर्जे मुतारिफ कराए गए, जिन पर कम से कम $121 से लेकर हजारों डॉलर्स तक सरमायाकारी की जा सकती थी। मेंबर या इन्वेस्टर को ऐप ओपन करके एक दिन में 30 क्लिक करना होते थे, जिससे इसके ऐप अकाउंट में डॉलर्स आते थे। डॉलर्स मिलने की शरह सरमायाकारी के तनासुब से होती थी, यानी आपने जितनी ज्यादा सरमायाकारी की है उतने ही हर क्लिक पर आपको ज्यादा डॉलर्स मिलते हैं। यही नहीं बल्कि हर नए मेंबर को 3 या 5 नए मेंबर्स या इन्वेस्टर्स बनाना होते थे, जिनको न सिर्फ अपनी सरमायाकारी का मुनाफा मिलता था बल्कि नए मेंबर बनाने का मुनाफा भी हासिल होता था। इस ऐप में सरमायाकारी करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मुनाफे के तौर पर हासिल शुदा रकम निकलवाने की बजाय नई सरमायाकारी पर लगा देते थे ताकि मुनाफे की शरह बढ़ती रहे। अंदाजन हर 10 में से 9 अफराद ऐसे थे जिनके अकाउंट में हजारों डॉलर्स मुंतकिल हुए, लेकिन उन्होंने रकम निकलवाने की बजाय इसे मजीद सरमायाकारी की और अचानक ऐप बंद हो जाने से उन सब की रकम डूब गई है। बाज लोगों ने दुकानें बेचकर सरमायाकारी की, बाज ने बीवियों के जेवर बेच डाले। IDA की ऐप ने सिर्फ 1 साल काम किया, लेकिन इस 1 साल में कितना सरमाया मुल्क से बाहर गया ये कोई नहीं जानता है। IDA ने जो आखिरी दाव खेला और रकम फौरी डबल करने से मुताल्लिक था, जिसमें दरअसल लोगों की नफ्सियात से खेला गया। 6 अप्रैल जुमेरात के रोज कैश डबल स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिसके मुताबिक आप 7 अप्रैल से जितने डॉलर्स भिजवाओगे वो फौरी डबल हो जाएंगे और 5 रोज बाद आप डॉलर्स विड्रॉ करा सकेंगे। इस स्कीम का आना था कि लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर्स भिजवाने शुरू कर दिया, हर तरफ शोर मच गया, जिसके बाद जो रकम थी वो ऑनलाइन जमा करा दी गई। इस स्कीम के शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद यानी 7 अप्रैल की शाम को कैश विड्रॉ की ऑप्शन बंद कर दी गई। कुछ लोगों को इस पर खटका हुआ कि हम बेशतर लोग अंजाम से बेपरवाह हुए बगैर मुसलसल कैश भिजवाते रहे। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था कि 9 अप्रैल इतवार के सुबह 4 बजे यानी सहरी के वक्त जिन लोगों ने भी वो ऐप खोलने की कोशिश की उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐप ही बंद कर दी गई थी। ख्याल है कि स्कीम के आगाज में ही इतना माल इकट्ठा हो गया कि ऐप चलाने वालों ने 12 तारीख का भी इंतजार नहीं किया और कैश विड्रॉ की ऑप्शन बंद हो जाने के बाद शोर मचने पर ऐप बंद करके गायब हो गए। गुजरावाला समेत सियालकोट, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा और गिरदुनमा के इजला में भी इस ऐप के मुतासरीन सामने आ रहे हैं।
सैयद सब्तानुल हसन मारूफ डबल शाह, उनसे कौन वाकिफ नहीं है, जिन्होंने कई साल पहले वस्ती पंजाब के शहर वजीराबाद में लोगों को रकम डबल करने का झांसा दिया था। अब ये डिजिटल ऐप है, तकरीबन ये उसी तरह का फ्रॉड है लेकिन डिजिटली किया गया, और ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने करोड़ों डॉलर जो है इस सिलसिले में कितने लोग गवा बैठे हैं। प्रोग्राम का आपको पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।